अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 9 यूनिट नंबर 3 को हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज कल हमने जो एसएलओस पढ़े थे उनको देख लेते हैं एक दफा। सबसे पहले हमने रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, कैसे वो प्रोटॉन नंबर जिसको हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं वो चेंज होता है उसकी वजह से। एक अल्फा डिके देखा था जिसमें प्रोटॉन नंबर कम हो जाता है और दूसरा बीटा डिके देखा था जिसमें प्रोटॉन नंबर ऐड हो जाता है, जिससे एटम की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, यानी एटम ही चेंज हो जाता है। स्टेट दैट आइसोटोप कैन एग्जिबिट रेडियो एक्टिविटी, ये भी कल देखा था। इसमें क्या देखा था हमने ये देखा था कि एक एलिमेंट के सारे आइसोटोप रेडियो एक्टिव नहीं होते। मसलन कार्बन के अगर 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 6, 6, 6, 12, 13, 14, तो इनमें से 14 वाला रेडियो एक्टिव होगा, बाकी दो नहीं होंगे। यानी कि एक एलिमेंट के तमाम आइसोटोप्स को रेडियो एक्टिव कह देना यह भी गलत है। कुछ रेडियो एक्टिव होते हैं और कुछ स्टेबल होते हैं। ये दो एसएलओस हमने अच्छी तरीके से कल देख लिए थे। रेडियो एक्टिविटी कल दो तरह की देखी थी, अल्फा और बीटा। आज गैमा को देख लेते हैं और साथ में आज हमने जो एसएलओ स्टार्ट करना है वो ये करना है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोटोप्स यूजिंग कार्बन डेटिंग एंड मेडिकल इमेजिंग एज एन एग्जांपल। जी स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा लेक्चर को रिविजिट कर लें आप एक दफा। सिमुलेशन पे जाएं जरा। जी स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिविटी कल देखी थी हमने, उसकी हमने टाइप्स रेडियो एक्टिविटी की देखनी है। अल्फा डिके देख लिया था, बीटा डिके देख लिया था, आज हमने गैमा डिके देखना है। गैमा डिके क्या होता है गौर कीजिएगा बेटा। गैमा डिके, आपको एक पेरेंट न्यूक्लियस नजर आ रहा है, उस पेरेंट न्यूक्लियस के नीचे लिखा हुआ है एक्साइटेड न्यूक्लियर स्टेट। ये एक्साइटेड न्यूक्लियर स्टेट क्या होता है, पहले इस चीज को समझ लें। एक्साइटेड न्यूक्लियर स्टेट क्या होता है? रिसर्च कहती है बेटा कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, हम सबको पता है। न्यूक्लियस के बाहर शेल्स हैं, शेल्स में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन्स हैं, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। यहां तक हमने पढ़ा है। लेकिन मॉडर्न रिसर्च ये कहती है कि न्यूक्लियस को अगर आप जूम करके देखें, बड़ा करके देखें, कभी न्यूक्लियस के अंदर जाएं, तो पता चलता है न्यूक्लियस के अंदर भी शेल्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर भी शेल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर शेल्स कहते हैं। उन न्यूक्लियर शेल्स के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह पड़े होते हैं। ये मॉडर्न रिसर्च कहती है। अब जब एक न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के टूटने से, आपको पता है न्यूट्रॉन के टूटने से प्रोटॉन बनता है, साथ में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। यानी एक न्यूक्लियस जब रेडिएशंस को रिलीज करता है, चाहे वो अल्फा रेडिएशंस हो चाहे वो बीटा रेडिएशंस हो, तो वो न्यूक्लियस एक्साइटेड हो जाता है। न्यूक्लियस एक्साइटेड हो जाता है। ऐसा न्यूक्लियस जो रेडिएशंस को रिलीज करे उसे हम एक्साइटेड न्यूक्लियस कहते हैं। एक्साइटेड न्यूक्लियस है वो। अब वो एक्साइटेड न्यूक्लियस क्या करता है, अपने आप को नॉर्मल करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करता है। एक्साइटेड क्यों था वो? उसमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी पाई जाती थी। दोबारा मैं बोल रहा हूं, न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर शेल्स होते हैं, उन न्यूक्लियर शेल्स के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पड़े होते हैं। जब रेडिएशन की वजह से अल्फा बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं तो वो न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी आ जाती है, जिसे हम एक्साइटेड न्यूक्लियस कहते हैं। एनर्जी वाले न्यूक्लियस को एक्साइटेड न्यूक्लियस कहते हैं। अब वो अपनी एनर्जी को कम करने के लिए एनर्जी को रिलीज करता है। वो जो एनर्जी रिलीज होगी, ना तो वो इलेक्ट्रॉन होगा, ना तो वो प्रोटॉन होगा, ना तो वो न्यूट्रॉन होगा, सिंपल वो एनर्जी होगी। चूंकि एनर्जी है, तभी हम इसको क्या नाम देंगे? रेडिएशंस का नाम देंगे।
क्या नाम देंगे बेटा? रेडिएशंस का नाम देंगे। और ये निकलने वाली एनर्जी को हम गैमा रेडिएशंस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? गैमा रेडिएशन। अच्छा, गौर कीजिएगा, पेरेंट एटम और डॉटर एटम में जरा गौर करें, क्या एटॉमिक नंबर में कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? गौर करें, 91 91। क्या एटॉमिक मास में कोई फर्क नजर आ रहा है? 234 234। एक फर्क नजर आ रहा है सर, 234 के साथ m लिखा हुआ है, लेकिन डॉटर के अंदर 234 के साथ m नहीं लिखा हुआ। ये m लिखने का मतलब है एक्साइटेड स्टेट है, m लिखने का मतलब है न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में है, और m ना लिखने का मतलब है न्यूक्लियस नॉर्मल हो गया है, अपने अंदर से वो एक्स्ट्रा एनर्जी निकाल दी है उसने। वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी निकाली है, ये देखो गैमा रेस की शक्ल में निकली है। गैमा रेस, गैमा रेस का साइन भी आपके सामने है, ना इस पे कोई चार्ज है और ना इसका कोई मास है। तो ये तीसरी तरह की रेडिएशन हो गई जिन्हें हम गैमा रेस कहेंगे। इसकी वजह से कोई एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, सिंपल एक एटम अल्फा बीटा की वजह से थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है अल्फा बीटा निकालने की वजह से, उसको नॉर्मल करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी जो निकलती है उसका नाम है गैमा रेस। अभी मैं आप लोगों का एक टेस्ट लेने लगा हूं, देखता हूं जी कितने बच्चों का दिमाग काम करता है। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक रेडियो एक्टिव केमिकल है, ये एक रेडियो एक्टिव केमिकल है मेरे पास, और ये अनस्टेबल है। इसने रेडिएशंस रिलीज की, एक इस तरफ चले गई, एक इस तरफ चले गई, और एक सीधी। रेडिएशन के रिलीज होने पर ये अनस्टेबल से डेफिनेटली क्या हो गया? स्टेबल। ये पेरेंट है, ये डॉटर है। आप में से कोई बच्चा बताए इन तीन लाइनों में से कौन अल्फा है, कौन बीटा है और कौन गैमा है? मैंने साइन नहीं लगाए। अल सईद बॉयज, भाई गैमा का तो मैं बता दूंगा ना, ये गैमा है। गैमा का तो सबसे पहले मैंने बता दिया, वो सबको पता है, गैमा का पता है। अल्फा बीटा, अल सईद, अल सईद अनम्यूट करें अपने आप को बॉयज। मैं नाम दे रहा हूं जी, ए बी। शाबाश, ए क्या है, अल्फा या बीटा? बी अल्फा है, ए बीटा। अल सईद ने कहा बी अल्फा है, बी अल्फा है, ए बीटा है। क्या आप मुझे इसकी वजह बता सकते हैं, आपने कैसे ये डिसाइड किया? अल सईद बॉयज, क्या आप ये बता सकते हैं आपने कैसे डिसाइड किया? सर प्लेट्स लगानी थी, वो आपने नहीं लगाई। नहीं, मैंने तो बोला मैंने प्लेट्स नहीं लगाई, मैंने तो बोला चार्जेस ही नहीं लगाए, लेकिन फिर भी इस तरह देख के बताओ। चलो जी, जेटीएन स्कूल सिस्टम, आप बताइए। जल्दी जल्दी, जेटीएन स्कूल सिस्टम जल्दी बताएं। सर क्योंकि जो चीज ज्यादा ऊपर चली जाती है वो नेगेटिव में चली जाती है, इसलिए बीटा रेज ऊपर जा रही है। कोई नहीं, ये नहीं है बात, ऐसा नहीं है, ये भी वजह नहीं है। सेंट्रल स्कूल शाहजहां कैंपस, उसके बाद बाकियों पे भी आता हूं। सेंट्रल स्कूल शाहजहां में कोशिश करता हूं उनसे पूछूं जिन्होंने पहले हाथ खड़ा किया है। सेंट्रल स्कूल शाहजहां जी, आप जवाब देंगे? अनम्यूट करें। सर ऊपर वाली बीटा है पड़ी, क्योंकि बीटा पे माइनस चार्ज है। तो मैंने और तो कहीं, हाँ हाँ, मैंने तो कोई माइनस लगाया नहीं है। सर क्योंकि वो माइनस चार्ज है, ऊपर प्लेट्स होंगी। नहीं, अगर प्लेट है ही नहीं, मैंने कहा ना प्लेट्स मैंने लगाई नहीं, प्लेट्स नजर ही नहीं आ रही। आपने अभी फैसला करना है इस बेस पे नहीं, 2 मिनट की बात है। इधर देखो, जो मैंने आपको बताया हुआ है, ट्रक वाली मिसाल दी थी, आपको भूल जाता है। ट्रक वाली मैंने मिसाल दी थी, याद नहीं है आपको? छोटी गाड़ी जा रही है और ट्रक जा रहा है। गाड़ी जो है वो लाइट है, ट्रक जो है वो हैवी है। तो जो लाइट होता है उसके लिए बेंड होना आसान है, और जो हैवी होता है उसके लिए बेंड होना क्या होता है? मुश्किल होता है। ट्रक के लिए मोड़ काटना मुश्किल है, याद आ रहा है आपको? अब आप मुझे बताओ, बीटा पार्टिकल्स, इट्स लाइक इलेक्ट्रॉन।
अल्फा पार्टिकल्स इट्स लाइक प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, हेवी। अब मुझे डिफ्लेक्शन से अंदाजा हो गया, मोड़ काटने से अंदाजा हो गया कि ये जो लाइन है ये डिफ्लेक्ट कम हो रही है। जब ये डिफ्लेक्ट कम हो रही है तो हैवी होगी। अगर ये हैवी होगी तो कौन सा पार्टिकल होगा? अल्फा पार्टिकल होगा। भाई कॉमन सेंस थी ये तो। एंड व्हाट इज कॉमन सेंस? जी सुमीत, कॉमन सेंस की डेफिनेशन क्या है? द सेंस विच इज कॉमन इन एवरीवन। और कॉमन सेंस क्या है? ये वाला पार्टिकल ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, मोड़ काट रहा है, हल्का होगा, तो ये कौन है? इलेक्ट्रॉन है। सीधा जाने वाले क्या होंगे? गैमा। तो ये एक मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन था कि आपने जो गिवन है उसको ही एनालिसिस करके जवाब देना है। आपके दिमाग की ट्रेनिंग इतनी होनी चाहिए कि आप एनालिसिस कर सकें। सेंट्रल एग्जेक्टिव, आपने हाथ खड़ा किया है, क्या आपका कोई क्वेश्चन है? जी सेंट्रल एग्जेक्टिव। जी जी। सर ये मैथ्स की वजह से हुआ है ना? हाँ मैथ्स की वजह से हुआ है, ये सारा कुछ मैथ्स की वजह से हुआ है। समझ गए मेरी बात को? ओके, दैट्स ग्रेट। अब चलते हैं वापस स्लाइड की तरफ। शाबाश बेटा, ये आपके लिए मैंने एक जबरदस्त टेबल बनाया है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में फर्क करना हो, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है आपने देख लिया। न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हिस्सा लेते, जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, जैसे यूरेनियम का थोरियम में चेंज होना और साथ में अल्फा पार्टिकल्स का निकलना, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। इन न्यूक्लियर रिएक्शन एटम चेंज देयर आइडेंटिटी। एटम अपनी आइडेंटिटी क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। क्यों? ड्यू टू ऑल्टरेशन, चेंज की वजह से, ऑल्टरेशन तब्दीली की वजह से, इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इफेक्टिंग बोथ, जिससे इफेक्ट होते हैं क्या? एटॉमिक नंबर भी इफेक्ट होता है और एटॉमिक मास भी इफेक्ट होता है, जैसे कि आप इक्वेशन में देख सकते हैं। चाहे अल्फा पार्टिकल्स निकले चाहे बीटा पार्टिकल्स निकले। Reaction involve mainly proton and neutron. It does not matter the valence electron. न्यूक्लियर रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। डुप्लेट रूल, ऑक्टेट रूल कुछ नहीं पता उसको सिर्फ न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी से गर्ज होता है। अल सईद एजुकेशन सिस्टम बॉयज, अभी पूछता हूं, सब कुछ पूछता हूं। जबकि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है भाई? केमिकल रिएक्शन में देखो, ये है CH4, ये सेंटर में है कार्बन, आसपास लगा है हाइड्रोजन, ये है जी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन O2। रिएक्टेंट में क्या क्या मौजूद है? कार्बन है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में भी कार्बन जिंदा है अभी, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन भी जिंदा है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन भी है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन भी है। यानी जो रिएक्टेंट में था, जो एटम रिएक्टेंट में थे, उनकी तरतीब चेंज हो गई और वो रिएक्टेंट से किस में चेंज हो गए? प्रोडक्ट में चेंज हो गए। तरतीब चेंज हुई है बस, तरतीब, एटम नहीं चेंज हुआ। कार्बन कार्बन ही रहा, ऑक्सीजन अभी भी ऑक्सीजन है वहां पर, हाइड्रोजन अभी भी है वहां पर। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है? एटम मेंटेन देयर आइडेंटिटी बिकॉज देयर एटॉमिक नंबर रिमेन अनचेंज। टिपिकली ओनली आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व द रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन नाम ही इलेक्ट्रॉन्स के बिजनेस का है। इलेक्ट्रॉन का बिजनेस, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन, उससे एटम की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि आइडेंटिटी प्रोटॉन की वजह से चेंज होती है। चलें जी, अल सईद क्या क्वेश्चन है आपका? जी शाबाश। अल सईद बॉयज, रहीम यार खान, माइक अनम्यूट। जी जी। न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोटॉन कम हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन वो भी प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, तो वो भी रिलीज हो वो जाएंगे। नहीं ना, देखो ना, प्रोटॉन के कम ज्यादा होने से, अब आपने जरा बात को ध्यान से समझें। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर प्रोटॉन चेंज होते हैं, ये इसको जरा, न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर प्रोटॉन चेंज होते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा हो जाएं, वो एक अलग चीज है, ठीक है ना, वो एक सेपरेट चीज है। अच्छा जी,
वापस आ जाएं जी टॉपिक पे, कार्बन डेटिंग। शाबाश, जरा गौर करें, ये क्या हो रहा है? कार्बन डेटिंग। मैं इसकी जगह होता, मैं क्या कर रहा हूं, ये एक जगह पे मैंने जमीन खोदी और मुझे ये घोड़ों के ढांचे मिले, मैं यहां पर अपना माइक निकालूंगा और इन घोड़ों से पूछूंगा, जनाब कब से हैं यहां पर आप कहां पहुंचे, कैसे पहुंचे यहां पर? तो इस अमल को मैं क्या बोलूंगा? कार्बन डेटिंग। यानी कि ये जंग कितनी देर, जाहिर सी बात है यहां जंग हुई होगी कोई, उस जंग की वजह से ये घोड़े मरे होंगे और वो दफन हो गए वहीं पे। तो मुझे पता करना है ये घोड़े कितनी देर से यहां पर हैं, मुझे ये पता करना है ये घोड़े कितनी देर से हैं यहां पर। तो इस अमल को क्या बोलेंगे? कार्बन डेटिंग। अल सईद मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं ये थोड़ा सा पढ़ा के एंड पे मैं आपके क्वेश्चन लेता हूं। लो जी, मैं तफसील से बताने लगा हूं आपको, इसकी बड़ी जबरदस्त सिमुलेशन है। हम लोग एक ग्राउंड में जाएंगे, वहां पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मरे होंगे, हम उनको चेक करेंगे उनकी उम्र कितनी है। तो मेरे पास इसकी जबरदस्त सिमुलेशन है। पहले कंसेप्ट समझ लें। कंसेप्ट इज वेरी सिंपल। हवा में बेटा कौन सी गैस होती है? शाबाश, नाइट्रोजन गैस होती है। 78% नाइट्रोजन गैस है हवा में। हवा में क्या होता है? हवा में सूरज की रोशनी आती है। जो सूरज की रोशनी है बेटा, वो क्या करती है? कॉस्मिक रेस। सूरज की रोशनी में एक खास तरह की रेडिएशन होती है, इसे कॉस्मिक रेस कहते हैं। फ्रॉम द सन कोलाइड विद द एटम इन अपर एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसिंग एनर्जेटिक न्यूट्रॉन। जो सूरज की रोशनी है वो हवा में मौजूद, एयर में मौजूद गैसेस के साथ टकराती है और सूरज से निकलने वाली जो कॉस्मिक रेस हैं गैसेस में से न्यूट्रॉन्स को निकालती हैं। तफसील में नहीं जाना, ज्यादा मेन बात की तफसील में जाएंगे, लेकिन इसकी तफसील में नहीं जाएंगे कैसे निकलते हैं। गैसेस से जब न्यूट्रॉन निकलते हैं तो वो न्यूट्रॉन अटैक करते हैं हवा में नाइट्रोजन गैस के ऊपर। जैसे ही बेटा न्यूट्रॉन अटैक करता है नाइट्रोजन गैस के ऊपर, जरा गौर कीजिएगा, जैसे ही न्यूट्रॉन अटैक करता है नाइट्रोजन गैस के ऊपर तो बेटा वो नाइट्रोजन गैस कार्बन 14 में चेंज हो जाती है। कार्बन 14 क्या है? कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, 12, 13, 14। 12, 13, 14। सिंपल। इसको मैं बाद में भी तफसील से समझा दूंगा, बस इतना समझें कि हवा में मौजूद नाइट्रोजन गैस न्यूट्रॉन की एंट्री पर तब्दील हो जाती है कार्बन 14 के अंदर, तब्दील हो जाती है कार्बन 14 के अंदर। चलें थोड़ा सा मैं इसको पहले बता भी देता हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन ना रहे दिमाग में। जरा व्हाइट बोर्ड खोलिएगा। ये देखें, पहले मैं इसको समझा देता हूं। ये है जी नाइट्रोजन, हवा में हवा है और हवा में बहुत सारी नाइट्रोजन गैस है। इस नाइट्रोजन गैस के एक एटम को मैं बना रहा हूं जिसके न्यूक्लियस के अंदर बेटा 7 प्रोटॉन है और 7 ही न्यूट्रॉन है। बात को बड़े ध्यान से समझना। अब टोटल इसका मास है 14, तो लिखूंगा नाइट्रोजन 14। पीछे से न्यूट्रॉन आया और वो न्यूट्रॉन ने अटैक किया इसके न्यूक्लियस पे। जैसे ही वो न्यूक्लियस पर अटैक करेगा तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद हो जाएगी 7, न्यूट्रॉन की तादाद हो जाएगी 8। शाबाश, न्यूट्रॉन की तादाद कितनी हो जाएगी बेटा? 8। अब ये जो 8वां न्यूट्रॉन एंटर हुआ है, ये जो 8वां न्यूट्रॉन एंटर हुआ है, ये क्या करेगा? न्यूक्लियस अनस्टेबल कर देगा। अब इस अनस्टेबल न्यूक्लियस ने क्या करना है? अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ केसेस में ऐसे होता है कि प्रोटॉन निकल जाता है। जैसे ही बेटा यहां से प्रोटॉन निकलेगा तो पीछे प्रोटॉन बचे 6, न्यूट्रॉन बचे 8। प्रोटॉन का तब्दील होना, इन शॉर्ट एटम की आइडेंटिटी चेंज हो जाना। 6 प्रोटॉन का होना किसकी निशानी है बेटा? कार्बन की, कार्बन 6। लेकिन टोटल 8 जमा 6 कितना हो गया? 14। बस इसको इतना ही समझो, इसकी ज्यादा तफसील में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल। हवा में नाइट्रोजन सूरज की रोशनी से पैदा होने वाले न्यूट्रॉन से टकराती है और तब्दील हो जाती है कार्बन 14 के अंदर। ये जो कार्बन 14 है
ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कार्बन 14 होता है। नॉर्मली तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 12 होता है ना, कार्बन के आपको पता 3 आइसोटोप हैं, 12, 13, 14। नॉर्मल आइसोटोप 12 है, लेकिन इस स्पेशल प्रोसेस की वजह से कार्बन 14 बना और कार्बन 14 ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, शाबाश, ये देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बना ये कहां इस्तेमाल होगा, शाबाश बेटा, फोटोसिंथेसिस में। कहां इस्तेमाल होगा, फोटोसिंथेसिस में। बेटा मुझे थोड़ा समझाने दे पूरा, मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूं। ये कार्बन 14 जो है, कार्बन 14 जो है ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होगा। फोटोसिंथेसिस क्या होती है कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से पानी एब्जॉर्ब होता है और पौधे अपने लिए ग्लूकोज तैयार करते हैं, खुराक तैयार करते हैं, आपको पता है। इन शॉर्ट इस पौधे में जो ग्लूकोज बनेगा वो कार्बन 14 की वजह से बनना शुरू हो गया। अब ऐसा ग्लूकोज या ऐसे पौधे को इस जानवर ने खा लिया, फुल स्क्रीन करें, इस जानवर ने खा लिया। अब इस जानवर के अंदर ग्लूकोज के थ्रू कार्बन 14, क्योंकि ग्लूकोज में भी कार्बन 14 आता है, फिर वो जानवर तक पहुंचा कार्बन 14। अब इस जानवर को मैंने खा लिया, इसका गोश्त मैंने खा लिया, तो मेरी बॉडी में भी क्या आ गया, कार्बन 14 आ गया। इस टाइम भी मेरी बॉडी के अंदर कार्बन 14 है, आप सबकी बॉडी के अंदर कार्बन 14 है। आप सब सब्जी खाते हैं, आप सब प्याज, टमाटर, इस तरह की सारी सब्जियां खाते हैं, तो आपकी बॉडी में कार्बन 14 है। कैसे पहुंचा, रास्ता मैंने बता दिया कि सूरज हवा में मौजूद नाइट्रोजन को कार्बन 14 में बदलेगा, वो कार्बन 14 फोटोसिंथेसिस के रास्ते से होते हुए प्लांट्स में आएगी, प्लांट्स को हम खा लें, ये एनिमल्स खा लें, तो हमारी बॉडी में वो कार्बन 14 पहुंच जाएगा। अब अगली कहानी सुनो, मुझे स्क्रीन में लेके आओ। मेरी बॉडी में कार्बन 14 है, इस टाइम होगा क्या, बोर्ड पे जाएं। अगली बात सुनो, जो कार्बन 14 है बेटा वो क्या होता है, अनस्टेबल। तो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन 14 डिके होना शुरू हो जाएगा, डिके, यानी कि कार्बन 14 रेडिएशंस निकालेगा थोड़ी थोड़ी और अपने आप को कार्बन 14 से कार्बन 12 में चेंज करेगा। अनस्टेबल से किस में चेंज करेगा, स्टेबल। जैसे मेरी बॉडी में पिछले साल जो कार्बन 14 आया था वो मेरी बॉडी में था, आहिस्ता आहिस्ता उसने बॉडी में एनर्जी रिलीज करना शुरू की और मेरी बॉडी में रहते हुए अपने आप को कार्बन 14 से किस में चेंज कर लिया, कार्बन 12 में चेंज कर लिया। लेकिन चूंकि खाना तो मैं रोज खाता हूं, तो मेरी बॉडी में कार्बन 14 का लेवल हमेशा क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। मेरी बॉडी में कार्बन 14 का लेवल हमेशा क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। फिर मजेदार बात बताता हूं, नहीं अभी नहीं, थोड़ा मुश्किल है लेकिन इसकी सिमुलेशन में सब कुछ समझ आ जाएगा, बस 2 मिनट दें मुझे। टीचर्स से गुजारिश है कि ये मैं आखिरी बात करूंगा, उसके बाद वो बच्चों को समझा दें जितना मैंने अभी तक पढ़ाया होगा। ये नहीं, वो उस पे करो, व्हाइट बोर्ड पे करो। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मेरे पास मान लीजिए रेड कलर जो है ये कार्बन 14 के एटम्स को शो करता है। अब ये 3 ब्लू हो गए हैं और 3 अभी भी रेड हैं। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब यह है कि मान लो मेरे पास 6 एटम थे कार्बन 14 के, अब 6 में से 3 कार्बन 14 के हैं और 3 कार्बन 12 के हैं। क्योंकि 6 में से 3 अनस्टेबल से क्या हो चुके हैं, स्टेबल। कार्बन 14 से अपने आप को किस में बदल चुके हैं, कार्बन 12 के अंदर। कैसे, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स निकाल के, रेडिएशंस को निकाल के, अल्फा बीटा गामा करके अपने आप को 14 से 12 में चेंज कर चुके हैं। अब 6 कार्बन एटम 14 थे, अब 6 से 3 रह गए, 3 चेंज हो गए, दिस इज कॉल्ड हाफ। और इसको जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे हाफ लाइफ टाइम। क्या बोलेंगे बेटा, हाफ लाइफ टाइम। और हाफ लाइफ टाइम होता है 57,000 ईयर्स।
बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी मेरी बॉडी में अगर कार्बन 14 की मिकदार 1 करोड़ है, मेरी बॉडी में अगर कार्बन 14 एटम्स की मिकदार 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ से 50 लाख होने में 1 करोड़ से 50 लाख होने में 57 ईयर्स लगेंगे। कितने लगेंगे बेटा? 57,000 ईयर्स। 57,000 ईयर्स। ये इसी पीपीटी पे, पीपीटी पे 57 यानी 5,000 सॉरी, ये मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये कंफ्यूजन हो गई। 5,700 ईयर्स यानी 5,700 साल लगेंगे 1 करोड़ कार्बन 14 को 50,000 होने में। टीचर से गुजारिश है कि वो यहां तक समझा दें बच्चों को अच्छी तरह से, इसके बाद मैं सिमुलेशन पे जाता हूं। अब कोई सब मैं सारा एक दफा रिपीट कर रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चंस लेता हूं। हवा में क्या मौजूद है? नाइट्रोजन। सूरज की रोशनी ने हवा में न्यूट्रॉन पैदा किए, वो न्यूट्रॉन ने नाइट्रोजन 14 को कार्बन 14 में चेंज किया। इसको जरा जूम कर दें, फुल कर दें। कार्बन 14 में चेंज किया, वो कार्बन 14 कार्बन डाइऑक्साइड बना, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होकर पौधों में आया। उस पौधे को किसी जानवर ने खा लिया, उस जानवर को मैंने खा लिया, या पौधों को डायरेक्ट मैंने खा लिया, तो मेरी बॉडी में कार्बन 14 पहुंच गया। इस तरह सारी जिंदगी मेरी बॉडी में कार्बन 14 जमा होता रहेगा। अगर मेरी बॉडी में कार्बन 14 थोड़ा कभी कम भी हो जाएगा, तो खाना तो मैं रोज खाता हूं, तो मेरी बॉडी के अंदर कार्बन 14 का एक खास लेवल मेंटेन रहेगा। अब मैं अगर मर जाऊं, अल्लाह ना करे, अगर मैं मर जाऊं, मैं खाना पीना छोड़ दूंगा, मेरी बॉडी में मौजूद कार्बन 14 अब नहीं आएगा, तो जो ऑलरेडी मौजूद है कार्बन 14 मेरी बॉडी में, वो अब खत्म होना शुरू होगा, शाबाश, खत्म होना शुरू होगा। कितना टाइम लगेगा मेरी बॉडी में मौजूद कार्बन 14 को आधा होने में? 5,700 साल। यानी मेरी बॉडी को अगर कोई 5,700 साल बाद जमीन से निकालता है, तो उसको मेरी बॉडी में कार्बन 14 मिलेगा कितना? आधा, 50%। कितना मिलेगा? 50%। इसी तरह फर्दर आधे को भी आधा होने में, यानी 1 करोड़ से आधा 50 लाख, 50 लाख से आधा 25 लाख, मजीद 5,700 साल लगेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं 10,000 साल से कहीं पढ़ा हूं, तो मेरी बॉडी में कार्बन परसेंट निकाल के पता करवाया जा सकता है कि मेरी उम्र कितनी है। अब मैं आपको सिमुलेशन की तरफ ले जाना चाहता था, लेकिन मैं अपना लेक्चर रोक दूंगा यहां पर। कल इंशाल्लाह ताला सिमुलेशन करेंगे और ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, उम्र पता करने के लिए। जो सवाल है आपका आप करें, शाबाश, जो सवाल है आपका आप करें। जी जी, सेंट्रल स्कूल शाहजहां कैंपस, अनम्यूट करें। जी अनम्यूट करें। जी जी जी, सेंट्रल स्कूल शाहजहां कैंपस, अनम्यूट करें अपने आप को। सर जी, हमें कैसे पता लगेगा कि उसकी बॉडी में कितना कार्बन था, आधा हो गया? वो मैं आपको अभी दिखा देता हूं, अभी 2 मिनट में सिमुलेशन भी दिखा देता हूं। वैसे पढ़नी कल है हमने, लेकिन मैं दिखा भी देता हूं। नहीं नहीं, वो गूगल पे दो। नहीं नहीं, हाँ ये खोलो। हाँ जी, अभी ये सिमुलेशन प्ले हो जाती है, अभी मैं आपको दिखा देता हूं ये, कि ये और कोई सवाल करो तब तक
इसको प्ले कर दे ये। चलें तब तक प्ले हो जाती है, और कोई सवाल कर लें। अच्छा जी, जेटीएन स्कूल सिस्टम का माइक अनम्यूट करें। चलो जी एक्सक्यूज मी सर, जी जी तो जो इंसान मतलब काफी टाइम पहले के, हजारों साल हो गए, करोड़ों साल हो गए, और वो तो कागज नहीं होगा, तो हम होगा ना, मैं यही तो बताने लगा हूं। ये देखो, ये देखो, ये मैं आपके सामने स्क्रीन पे, इसको फुल स्क्रीन करो। ये देखो, ये मेरे सामने ना दरख्त भी लगा हुआ है, ये दरख्त भी है, ये खोपड़ी पड़ी है यहाँ पर, ये घर है। अब जो दरख्त, ये मेरे पास ना ये वो है, डिवाइस है जिसकी मदद से पता चलता है कि इसमें कितना कार्बन बाकी है। ये देखो, ये मैं दरख्त को लगाऊंगा तो दरख्त को लगाया तो 100% आ रहा है ऊपर, ये देखो 100% लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब इसमें 100% कार्बन है, ये भी जिंदा है। अच्छा, अगर मैं किसी इसको लगाऊंगा तो मतलब ये घर है, घर तो नॉन लिविंग होता है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता कार्बन कम होना है। अच्छा, मैं ये दरख्त को लगाता हूं, ऑब्वियसली ये दरख्त कटा हुआ है, इसमें 97% कार्बन है। ये अब नीचे देखो मरे हुए जानवर हैं, ये फोसल है, इसको मैं लगाता हूं, इसमें 0% कार्बन है, इसकी उम्र नहीं पता की जा सकती। ये जो खोपड़ी है इसमें 0.8% कार्बन है, इसकी एज पता की जा सकती है। इसमें इसमें भी 0% है, इसका नहीं पता किया जा सकता। ये फिश देखो, इसमें 14% कार्बन है, 14%, इसकी उम्र पता की जा सकती। कल करेंगे ये सारा कुछ, ठीक है। मतलब कि ये कार्बन ढांचा भी हो, हड्डियों का जर्रा, हड्डियों का वो पाउडर भी हो, उसमें भी पता चल जाता कार्बन 14 कितना है। तो इस तरीके से हम उम्र का अंदाजा लगाएंगे। ओके, लिटिल स्टार मॉडल स्कूल सिस्टम, अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बायो में हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमारे पास ग्लूकोज जो है वो सीधा डायरेक्टली ब्लड में जाता है, वहां से हम उसे मसल्स टिश्यूज तक पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे जब बॉडी डिकम्पोज हो चुकी हुई है तो फिर हम इनके कार्बन कंटेंट्स का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? देखें, केमिस्ट्री मैं आपकी बात समझ गया हूं, वो ग्लूकोज ब्लड में जाता है, लेकिन किसी न किसी कार्बन की शक्ल में ही, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल्स ही हमारी बॉडी में बनते हैं ना, कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स ही हमारी बॉडी में बनते हैं। अब हमारी बॉडी में जितने भी कार्बन रिलेटेड कंपाउंड है, जिन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं या बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, उनका सोर्स है ग्लूकोज। ग्लूकोज से कार्बन आता है। अब वो जो भी ग्लूकोज से कार्बन आएगा, कार्बन 14 आएगा, वो हमारी बॉडी में जहां जहां बायोमोलिक्यूल्स होंगे वहां पे कार्बन 14 वाले भी होंगे। अब हमने एज अ होल बॉडी देखना होता है, हमारी बॉडी में ओवरऑल कार्बन 14 की परसेंटेज क्या है। वो कैसे पता चलती है? हमारी बॉडी से रेडिएशंस निकल रही हैं, अल्फा बीटा गैमा माइनरली निकल रही हैं। अब वो डिटेक्ट करता है ये डिवाइस, और वहां से फिर हमें इसकी परसेंटेज पता चलती है। ठीक है, मींस ऑल द टाइम हमारी बॉडी में बोन्स में भी कोई ऐसा कंटेंट जरूर होता है जिसमें कार्बन की मिकदार 14 है, और वो मेंटेन 100%, क्योंकि कम होगा तो खाना खाएंगे कहीं ना कहीं से आ जाएगा, वो मेंटेन हो जाएगा 100%। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज।